हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 6 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में कुछ कॉमन आर्टिकल्स दिए गए होंगे जिनको हम केवल और केवल एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल में बताए गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता देती हूँ कि आप में से कुछ लोग अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के द्वारा। देखिए, टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है यूपीएससी स्प्रिंट के नाम से। वहाँ पर आपको डेली की जो यूपीएससी से रिलेवेंट यहाँ पर न्यूज़ आती हैं पूरे दिन में, उनका करंट समरी टाइप मिल जाता है पहली बात तो। सो दैट आप क्या करेंगे, जितने भी आर्टिकल यहाँ वीडियो में डिस्कस होंगे उनकी भी आपको समरी मिलेगी, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के हिसाब से, क्योंकि मैं उनको तैयार ही करती हूँ पॉइंट्स के फॉर्मेट में। अगर आप 5 मिनट रात को सोने से पहले उनको रिवाइज़ कर लेंगे तो आपका फुल डे का करंट अफेयर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा पूरे साल, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आ रहा है, तो एक साल का जो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए हमें करंट अफेयर चाहिए होता है वो भी आपका काफ़ी मजबूत होगा। इसके अलावा जो पीपीटी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर फ़िलहाल, वो भी आपको पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ मिल जाती है डेली बेसिस पे, वो भी आप वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर, या फिर आप खुद ब खुद टेलीग्राम पे ही यूपीएससी स्पिरिट के नाम से इसको जाकर सर्च कर सकते हैं। अब हम पहली हमारी जो इम्पोर्टेंट खबर है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, आपने थंबनेल में पहले ही पढ़ लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं 6th शेड्यूल की। और 6th शेड्यूल क्या है, आर्टिकल 371 क्या है, लद्दाख में मांग क्यों हो रही है, इसको समझने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद में क्या है। हमारा, हम सबको पता है, एक संविधान है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो एक्चुअली में बहुत सारे पार्ट्स में, शेड्यूल्स में, इनमें बटा हुआ है, आर्टिकल्स में बटा हुआ है। अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल होते हैं, और उन्हीं शेड्यूल में से 6th शेड्यूल है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जिसके लिए लद्दाख मांग कर रहा। वो क्या है वो हम आगे बढ़ते हुए सीखेंगे। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 25 भागों में बटा हुआ है, 25 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और 450 से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल्स हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बना था तो उसमें केवल 24 पार्ट थे, और हम देखते हैं कि 10 शेड्यूल होते थे, लेकिन अब ये बढ़ चुके हैं और ज़्यादा शेड्यूल आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट होता है किसी चीज़ में संशोधन करना। मान लीजिए आप अपने नोट्स बना रहे हो और आपने आज की न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखा कि नोट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा क्योंकि करंट अफेयर में कुछ नई बात निकल कर आ गई है। अब आपने उस नोट्स में जो खाली स्पेस दिया हुआ था, एक ऐसा पेज था और आपने ये जगह खाली छोड़ी हुई थी संशोधन के लिए, वहाँ पर आपने जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको रख दिया। अब जो ये नई इन्फॉर्मेशन है ये क्या कर दिया है, आपने अपने नोट्स के अंदर अमेंडमेंट कर दिया है, या फिर आपने अपने नोट्स के अंदर संशोधन कर दिया है। हो सकता है कि आप पहली वाली जो आपने एक नोट्स में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी वो आपकी 2010 की इन्फॉर्मेशन थी, आपने उसको काट दिया हो कि अब ये रेलिवेंस नहीं रखती है, अब मैं 2024 में ये नई न्यूज़ लिख रहा हूँ क्योंकि अभी ये नई खबर या फिर नया जो इसके अंदर अमेंडमेंट है वो आया। ये होता है अमेंडमेंट। अब हम जनरली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझे तो क्या है। जनरल सेंस में देखा जाए तो संविधान एक ऐसा सुप्रीम लॉ होता है जिसके अंदर बहुत सारे कानून लिखे गए हैं, और उसी के अंतर्गत सभी लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट और जो नॉर्मल पीपल हैं उनका क्या संबंध होगा वो उसमें बताया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के 2 मेन एस्पेक्ट होते हैं। पहला तो होता है कि क्या रिश्ता है, अलग अलग जो लेवल हैं गवर्नमेंट के खुद में उनका क्या रिश्ता है। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, फिर हम चलते हैं कि म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत भी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम है। तो ये इनका खुद में रिलेशन क्या है, क्या ये एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, क्या ये एक दूसरे से नीचे है, कम कोई आता है, क्या सेंट्रल यूनियन सबसे ऊपर होता है, ऐसा सब जो रिलेशन है वो हमारा संविधान या किसी भी कंट्री का संविधान जहाँ बना हुआ है वो इस बारे में बात करेगा। दूसरा होता है कि गवर्नमेंट का और उसके सिटीजन्स का आपस में क्या रिलेशन है, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। फिर देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में। पहली बात तो गवर्नमेंट का क्या रोल हो जाता है लोगों के साथ में, तो हम देखते हैं 2 ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट के अंदर, 3 ब्रांचेस हम बोल सकते हैं, या फिर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको चलाने का क्या कारण है। उसमें एक्चुअली में 3 तरीके का ये पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया है। पहला इसमें होता है लेजिस्लेटिव, जिसका काम होता है कानून बनाना, मेक्स लॉ, आप कानून बनाइए। दूसरी हमारी होती
होती है जुडिशरी, जिसका काम होता है कानून का इंटरप्रिटेशन करना। अब इनको क्या करना है कि कानून बन तो गया है, लेकिन ये कानून क्या कहता है इसको इंटरप्रिटेट कौन करेगा? जुडिशरी करेगी, जजेस करेंगे, एडवोकेट करेंगे, लॉयर्स करेंगे। थर्ड हमारे पास होता है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होता है कानूनों को इन्फोर्स करना, लागू करना। अब देखिए लेजिस्लेटिव कौन होते हैं? जो एमपीज होते हैं या फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ अलग से, या फिर एमएलएज होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं? जो पार्लियामेंट के मेंबर है। पार्लियामेंट कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है। लोकसभा में बटा हुआ है, राज्यसभा है, और लास्ट हमारे पास है प्रेसिडेंट हमारे खुद के। देखिए लोकसभा के अंदर यहाँ पर लगभग 552 सीटें होती हैं, उनमें से 550 सीटें अभी चलती हैं। जो पहले 2 सीटें दी गई थी एंग्लो के लिए, उसको ख़त्म कर दिया गया, और उनमें से भी लगभग 545 सीटें ऐसी हैं जो फिलअप रहती हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 252 सीटें होती थी, इनका भी 2 एंग्लो, अब उनको नहीं लिया जाता है, लेकिन सीटें अभी भी 252 ही है। और ये टोटल मिलाकर कुछ हम देख सकते हैं कि 800 तक की सीटें यहाँ पर हैं। और प्रेसिडेंट खुद में अकेले होते हैं। ये होता है लेजिस्लेटिव के अंदर का भाग, जिनको कानून बनाना। अब जुडिशरी अलग है बिल्कुल, लेकिन लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव है वो इंडिया के अंदर बिल्कुल अलग थलग नहीं होता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर में से ही निकल कर आता है, लेकिन जब वो बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव, उसके बाद में वो लेजिस्लेटिव में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, वो वोटिंग करते हैं, लेकिन फिर इतना भी ये रोल नहीं होता है कि हम उनको डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ। अब आप सोच रहे होंगे मैम कौन होता है एग्जीक्यूटिव एक्चुअली में? तो ये कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ये कोई ऑफिसर नहीं होगा। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप उसको यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अभी के लिए चला कर ना देखिएगा, क्योंकि अभी हम ब्रॉड लेवल पे इसको नहीं देख रहे हैं, हम इसके बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग में जा रहे हैं। तो यूएसए में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, अलग अलग बैठते हैं, एक जगह पर बैठते भी नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्लस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी यहाँ पर लोग जो होंगे वो सभी के सभी कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे? लोकसभा के लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा होता है जो राज्यसभा से भी हो सकता है। इसका क्या आप लोगों के पास कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल सही बात, इंदिरा गांधी खुद में यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो राज्यसभा से थी और उसके बाद हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या रही है। देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ने आया था, मैम आप पॉलिटी पढ़ाने लगे हो, लेकिन आप एक बार ज़रा ध्यान से सोचिएगा, हमारे पास न्यूज़पेपर में कुछ टॉपिक आते हैं, अगर हमें उनकी डेप्थ में पता ही नहीं है तो फिर शायद न्यूज़पेपर पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। न्यूज़पेपर सिर्फ आप करंट अफेयर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, रेदर आप स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों को मिलाकर पढ़ रहे हो। अब हम देखते हैं कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या, बहुत शॉर्ट में इसमें से चलेंगे हम। 324 से 185 BC, यानी कि ईशा पूर्व का वो समय था जब एम्परर अशोक मौर्य जो थे उन्होंने पहली बार इंडिया में थोड़ा संविधान कुछ करने की कोशिश की। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि इन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल बनवाए, उन्होंने कुछ कानून बनवाए और कुछ बातें लिखवाई, जिनको उन्होंने मेजर रॉक्स के ऊपर लिखा, पिलर्स वगैरह पे लिखा गया, रॉक जो माइनर होती थी, छोटी जो होती थी, उनके ऊपर, पहाड़ों के ऊपर लिखवाया गया। उसमें उनके कुछ कानून थे, माता पिता की सेवा करें या फिर इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है दासों के साथ में। तो वो कहीं ना कहीं एक भारत की जो सभ्यता है उसके अंदर एक छोटी हम शुरुआत उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1599 AD में, यानी कि ईशा के पश्चात जब आते हैं, और 1765 AD तक क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लेती है यहाँ पर, खास करके किसका टोटल? यहाँ पर बंगाल का। बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में, और उसके बाद ये टोटल कि अब हमें जो करना है सारे के सारे काम अब हम करेंगे इसके ऊपर। तो वहाँ पर भी क्योंकि इन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए हुए थे, लैंड कलेक्ट करते थे, वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा संविधान की हिस्ट्री दिखाई देती है। फिर 1765 से 1858 तक एक अलग समय आता है। इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो टोटल यूनिफाइड कंट्रोल ले लेती है पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर, और उसका सिंगल सेंटर बनाती है कलकत्ता में। लेकिन ये रूल भी एंड हो जाता है क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। अभी तक देखिए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को और ब्रिटिश राज को आप एक जगह पर मत रखिएगा या फिर इनको सिनोमिनियन मत मानिएगा। कारण क्या है? क्योंकि इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक कंपनी थी, जैसे आज के टाइम पे टाटा कंपनी है। अब मान लीजिए ये चली जाती है नामीबिया में, अफ्रीका के किसी देश में, और वहाँ पर जाकर कुछ काम करने लग जाती है, और वहाँ पर जाने के बाद ये कुछ वहाँ पर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव भी अपने अंदर ले लेती है।
लेकिन ब्रिटिश राज कब होता है, जब 1857 का रिवोल्ट होता है और 1858 में गुड गवर्नेंस का यहाँ पर एक्ट लेके आया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मान लीजिए अभी, वो टाटा को बोलते हैं कि अब आपका यहाँ पर कोई रोल नहीं रहा है, अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे। तो ऐसा ही ब्रिटिश ने किया। वहाँ की जो पार्लियामेंट है उस तरफ से ये आदेश आते हैं, वहाँ की जो क्वीन है एलिजाबेथ उस टाइम पे थी, तो उन्होंने ये आदेश दिया और उसके बाद में ब्रिटिश राज शुरू हो जाता है 1858 से 1947 तक। और यही असली टाइम था जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन शेप ले रहा था। क्यों ले रहा था उसके हम आगे जाके अभी समझेंगे, ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ अच्छे से समझ पाएंगे। 1950 एडी में क्या होता है, फाइनली हमारा जो संविधान है वो बन जाता है। इंडिपेंडेंट इंडिया का, आज़ाद भारत का संविधान बनता है, खुद के लोगों के द्वारा बनाया जाता है और 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन लागू ये होता है 26 जनवरी 1950 में, अफेक्ट में आता है, जिसे हम आज भी बोलते हैं प्रियम्बल जो है हमारा, उसके अंदर भी ये डेट रखी गई है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो एक्ट आया था बेटर गवर्नमेंट एक्ट 1858 का, वो क्या करता है। देखिए, इसने इंडिया को डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अंडर में, कंट्रोल के अंडर डाल दिया था। यहाँ पर एक ऑफिस खुलता है नया, जो कि था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से। बहुत सारे मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो मेंबर थे वो यहाँ पर आते हैं और एक चार्ज लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट का खुद के। अब उन्हीं के बिहाफ पे यहाँ पर सेक्रेटरी जो है स्टेट का वो काम करेगा और इंडिया में गवर्नर जनरल जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके अंदर काम करेगा और एडमिनिस्ट्रेटर को चलाएगा। अब ये फ्लैग होता था ब्रिटिश इंडिया का, जिसमें जो ये स्टार है इसका मतलब होता था एज अ इंडिया, तो स्टार ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना भी जाता था। यहाँ पर हम अदर जो ब्रिटिशर और जो यहाँ पर चल रहे थे ब्रिटिश राज में हिंदू पीपल थे, उनके साथ क्या हो रहा था, नॉर्मली जो लोग थे, इंडिजीनियस लोग थे, वो कैसे हालातों में रह रहे थे और जो ब्रिटिशर थे वो कैसे थे यहाँ पर। अब हम चलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हम समझ चुके हैं। उसके बाद आएंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि 3 काउंसिल एक्ट आएंगे। 1861 होगा, 1892 होगा, 1909 होगा। उसके बाद आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इसमें से प्रीलिम्स में भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं और मेंस में भी बहुत सवाल इसमें से आते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो आएगा वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद लास्ट एक्ट आएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861, इसमें क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल सेपरेट कर दी जाती है गवर्नर जनरल को। वो क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव मैंने आपको पहले ही समझा दिया। लेजिस्लेटिव क्या होती है, जिनको कानून बनाने होते हैं। तो एक काउंसिल बनाई जाती है कि आपको कानून बनाने हैं और गवर्नर जनरल इसका हेड बना दिया गया। अब हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव में हेड कौन है, अगर राज्यसभा लोकसभा है तो कौन हेड होगा, यहाँ पे स्पीकर होगा, राज्यसभा है तो चेयरमैन उसका हेड होगा। इसी प्रकार 1861 में जो गवर्नर जनरल थे वो हेड हो जाते हैं एक लेजिस्लेटिव असेंबली का, यहाँ पर या काउंसिल का। इंडियंस भी इस काउंसिल में आ सकते थे, अपॉइंट किए जा सकते थे, लेकिन वो गवर्नर जनरल की मर्जी के ऊपर ही ऐसा हो सकता था। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जिसमें क्या होता है कि इंडियंस ने डिमांड की कि जो साइज है एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसको बढ़ाओ और ज़्यादा इंडियंस को इसमें भाग दो, क्योंकि इंडिया की ज़मीन पे आप आए हुए हो और इंडियन जो पढ़े लिखे इंडियंस है वो भी तो कानून बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसी मांगे आई। उसी के बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और प्रिंसिपल इलेक्शन के ऊपर इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि अब जो काउंसिल में मेंबर बनेंगे उनको क्या करना होगा, इलेक्शन लड़ना होगा। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1999। अब ये काउंसिल से ही आपको याद रखना है कि काउंसिल की बात कर रहा है, और काउंसिल कौन सी बात कर रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है कानून बनाने की। उसके बाद इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी बात हो रही है, तो इसलिए याद करना आसान होगा। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 जो है वो क्या कर रहा है, पावर को बढ़ा देता है। जो साइज है काउंसिल का उनको फिर से बढ़ा देता है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर है या फिर कुछ जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी मैटर के ऊपर, उसमें भी ये थोड़ी सी ज़्यादा पावर दे देता है लोगों को। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें एक डायरकी आती है। अब ये डायरकी क्या होती है, देखिए डायरकी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को आपने 2 भागों में बांट दिया है। डाई से आप हमेशा देखिएगा, डाई का क्या मतलब होता है, 2 डिवाइड कर देना 2 चीज़ों में, और आर्की यानी कि कोई चीज़ के ऊपर आप जो शासन कर रहे थे वो। तो यही हुआ कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो 2 भागों में बट जाती है पहली बार। आज हमारी गवर्नमेंट भी 2 भागों में बटी हुई है, सेंटर में यूनियन में बटी हुई है और साथ में स्टेट्स में, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे होता है कि यहाँ पर सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट बढ़ती है और दूसरी को जाना जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम से, कि प्रोविंशियल में भी यहाँ पर गवर्नमेंट होंगी। इसमें इलेक्टेड जो इंडियन थे उनको कुछ एरियाज जो गवर्नमेंट के थे, जैसे इंडस्ट्री यहाँ पर आता था, एजुकेशन आता था, उनको इंचार्ज बना दिया जाता है कि ठीक है आप भी इलेक्ट होके आए हो, आप भी यहाँ पर काम कर सकते हो।
फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जो प्रोविंस है, देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रोविंस है। सबसे पहले कौन कौन सी थी, मद्रास थी, कलकत्ता को हम देख पाते हैं, बॉम्बे को देख पाते हैं। तो ये जब सब आ जाती है ना, तो इनमें कहते हैं कि ऑटोनॉमी हो जाएगी अभी, कि आप अपना जो शासन है वो अलग से अपने आप ही करें, आप किसी के अंडर नहीं आते हो। आज के समय में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसका लगभग 50-60% आज भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी के ऊपर रखा गया है, ऐसा ही हमने माना है। इसमें जो प्रोविंसेस हैं उसमें इलेक्टेड इंडियंस होते थे जिनको इंचार्ज बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, इलेक्टेड लेजिस्लेचर भी थे जो रिस्पॉन्सिबल थे। एक फेडरल गवर्नमेंट का प्रपोज यहाँ पे किया गया था, लेकिन अभी तक वो इफेक्ट में नहीं आया था, और सेंटर में हमें डायक की इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो ही चुकी थी। और लास्ट में आता है यहाँ पर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जहाँ पर जो ब्रिटिश थे उन्होंने गवर्नमेंट जो इंडिया है उनको कंट्रोल दे दिया। दो अलग अलग डोमेन बनाए गए, एक बन जाता है पाकिस्तान के नाम से और दूसरा बन जाता है इंडिया के नाम से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान भी इधर दिखाई दे रहा था, एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान और बीच में था इंडिया। तो ये इस तरीके से बांट के चले जाते हैं। और उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट्स बनती है वो बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर ही। तो अब हम इस बार दोबारा से इसको अच्छे से समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्चुअली में क्या क्या कर रहा है। पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पावर्स है उनको 3 भागों में बांट देता है। पहले तो 2 भागों में, सेंटर एंड स्टेट में, और उसके अंदर भी 3 लिस्ट होती हैं। पहली होती है फेडरल, दूसरी होती है प्रोविंशियल, तीसरी होती है कॉन्करेंट। क्या ये सुन के आपको कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद आना चाहिए। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बातें करता है? यही तो करता है कि हमारी पावर्स जो है गवर्नमेंट की वो किस किस के साथ बढ़ेंगी। इसमें यूनियन होता है, स्टेट होता है और कॉन्करेंट होता है। उस समय पे क्या बढ़ रहा था? उस समय फेडरल, यूनियन को फेडरल बोला जा रहा था, स्टेट को प्रोविंशियल बोला जा रहा था, और कॉन्करेंट हमेशा कॉन्करेंट ही थी या समावर्ती ही थी, जिसमें दोनों ही यूनियन की, सेंटर की, स्टेट की जो शक्तियाँ हैं वो दोनों ही उसके ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि इसी एक्ट के अंतर्गत ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टैब्लिशमेंट होती है। आरबीआई को भी 1935 के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसमें निकाले जाते हैं। इसने डायरकी को अबॉलिश कर दिया था प्रोविंसेस में, और एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये लेकर आया था कि ऑटोनॉमी जो होनी चाहिए खुद से वो काम कर सके। जैसे आज भी जो हमारी स्टेट होती है वो यूनियन के अंडर नहीं होती है, नीचे नहीं होती है, बल्कि उनका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल ऐसे ना होकर कैसा है, वर्टिकल है। तो ये हमें रिलेशन दिखाई देता है। उसके अलावा डायरकी जो है वो सेंटर में जरूर रहती है। बाय कैमरलिज्म आ जाता है 6 प्रोविंसेस में। अब बाय कैमरलिज्म का क्या मतलब होता है? जैसे कि हमारी पार्लियामेंट, और हमारी पार्लियामेंट में एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो ये बाय कैमरलिज्म है कि एक आपका दूसरा हाउस है, एक दूसरा हाउस है, उसी के अकॉर्डिंग पहले यहाँ पर कानून कोई अगर आएगा तो उसको दोबारा राज्यसभा में पास करवाना पड़ेगा, फिर अगर वो पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट से साइन लेने पड़ेंगे। तो ये बाय कैमरलिज्म होता है, 2 हाउसेस हो जाते हैं। इसके अलावा सेपरेट इलेक्ट्रोड आ जाता है, जो कि अलग अलग क्लासेस, वुमेन एंड लेबर्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो अबॉलिश काउंसिल्स बनाई गई थी 1858 के एक्ट के तहत में, उनको भी अबॉलिश इसमें कर दिया गया था। अब हम चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 AD में जाकर क्या बनता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बन जाता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अफेक्ट में आता है 26 जनवरी 1950 में। अब ये क्यों किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी एक ऐसा दिन था जो 1930 में पहली बार पूर्ण स्वराज के लिए चुना गया था। डिक्लेरेशन की गई थी इस दिन, और जब हमें पूर्ण स्वराज मिल ही रहा है, कंप्लीट फ्रीडम हमें मिल रही है, तो उस दिन को हम क्यों ना बाद में याद करें। तो इसका जो अडोप्टेशन किया गया था वो फाइनली इंडिया को रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाने के लिए किया जा रहा था, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ख़त्म करना था। तो ये कंट्री का फंडामेंटल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम इसको बता सकते हैं। कुछ फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किए गए हैं। जैसे यूके से हमने नॉमिनल हेड लिया गया है, प्रेसिडेंट, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स को लिया है, पीएम की जो पोस्ट होती है वो भी यूके से ली है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमारा यूके से है, बाय कैमरल हमारा पार्लियामेंट है, लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल है। लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। उसी के प्रति वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही वहाँ पर बैठेंगे, तो वो क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, ये भी वहीं से है। यूएसए से हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होगा, फंडामेंटल राइट्स यहीं से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी हमने यूएसए से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हम लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट को, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल जो ली गई है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया की प्रियम्बल जैसी रखी गई है।
यूएसएसआर यानी कि सोवियत जो रशिया है उसमें से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है, जो कि पहले नहीं होते थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब आते हैं? 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब करवाया जाता है तो उस अमेंडमेंट एक्ट में इंदिरा गांधी द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डलवाया जाता है। तो पहले नहीं थे ओरिजिनली, लेकिन हम अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसी वजह से ये याद रहने चाहिए। 5 ईयर प्लान वो भी हमने यूएसएसआर से लिया। जर्मनी से लेते हैं इमरजेंसी के प्रोविजंस को। जापान से लिया जो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस होते हैं, उनके जो कानून हैं उनको। कनाडा से लेते हैं फेडरल सिस्टम एंड रेजिडुअरी पावर हमारी जो है। साउथ अफ्रीका से लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड करने का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से वो अमेंड किया जाएगा। और आयरलैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं डीपीएसपी को कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे जो स्टेट के ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स रखे गए हैं, शक्तियों को रोकते हैं, तो वो वहाँ से आता है। अब शेड्यूल की बातें हो रही हैं तो हमारे संविधान में मैं पहले ही बता चुकी हूँ 12 शेड्यूल है। पहला जो शेड्यूल है वो बात करता है लिस्ट की कि क्या क्या स्टेट है, क्या क्या यूटीज़ है इंडिया की टेरिटरी के अंदर। दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर्स, इन सभी के बारे में बात करता है। थर्ड जो है वो फॉर्म्स एंड ऑर्थ की बात कर रहा है। फोर्थ यहाँ पर बात करता है सीट की, काउंसिल की में अंदर कितने जो स्टेट्स होती हैं उनमें कितनी कितनी सीट्स होंगी। फिफ्थ बात करता है यहाँ पर जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5th एंड 6th शेड्यूल, वो बात कर रहा है। 5th कर रहा है शेड्यूल ट्राइब्स के एरियाज़ के बारे में, और 6th बात कर रहा है सिर्फ 4 एरियाज़ के बारे में, जो कि है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो कि ट्राइबल एरियाज़ की बातें करता है, उनके अधिकारों की बातें करता है। अब यहीं से हम देखते हैं 7th में यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। 8th बात कर रहा है कि कौन कौन सी लैंग्वेज इंडिया में बोली जाएंगी, तो 8th शेड्यूल के अंदर रखी गई है। 9th में हम देखते हैं कि कुछ एक्ट एंड रेगुलेशन की वैल्यूएशन की बातें होती हैं। 10th में डिसक्वालिफिकेशन कैसे होगा, एंटी डिफेक्शन इसको भी बोला जाता है 10th शेड्यूल को। तो ये कुछ ऐसे शेड्यूल है जैसे कि 10th शेड्यूल हो गया, 8th, 7th, 6th, 5th, 2nd, 1st, 11th और 12th, ये आपको हमेशा पता रहना ही चाहिए। उसके अलावा एक दो को अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको याद करने का आसान तरीका है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये एक निमोनिक्स है, आप इसको इससे भी इसमें याद रख सकते हैं कि कैसे बातें की जा रही है। अब हम चलते हैं 5th एंड 6th शेड्यूल के ऊपर। देखिए 5th जो शेड्यूल है उसके अंदर कैटेगरी के कुछ ऐसे एरियाज़ को रखा गया जिनको शेड्यूल एरिया बोला जाता है। 6th शेड्यूल में जो कैटेगरी है उसको बोला जाता है ट्राइबल एरियाज़। अब पहली ही बात यह है कि 5th शेड्यूल में क्या लिखा जाएगा, शेड्यूल एरियाज़ के नाम से उनको बोला जाएगा, और 6th में ट्राइबल एरियाज़ के नाम से उसको कैटेगरी में रखा गया है। अब 5th शेड्यूल में टोटल 10 स्टेट आती हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एंड तेलंगाना सम्मिलित है। अगर हम बात करते हैं 6th शेड्यूल की, तो इसमें केवल 4 ही स्टेट है, और इनको आप याद कर सकते हो ATM², यानी M का स्क्वायर। अब इसमें क्या है, A से बनता है असम, M मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 4 स्टेट की ट्राइबल एरियाज़ की यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है शेड्यूल एरियाज़ में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ के ऊपर परफॉर्म नहीं करती हैं डायरेक्टली, बल्कि उनको थोड़ा सा इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी भी नहीं मिली हुई है, इनडायरेक्टली वो वहाँ पे काम करेंगे। जब हम बात करते हैं 6th शेड्यूल की, तो इसमें भी कुछ ऑटोनॉमियस डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कि काउंसिल इन ट्राइबल एरियाज़ है, जिनके अंदर एनाटॉमी होती है, बिल्कुल पूरे तरीके से वो डायरेक्टली वहाँ पर काम कर सकती हैं। जो काउंसिल बनाई जाएंगी, लोगों को इलेक्ट किया जाएगा, और गवर्नेंस का ये लेवल उनको मिलता है। पंचायत जो है वो इस एरियाज़ में एप्लीकेबल नहीं होती है, पंचायत तक यहाँ पर नहीं दिया गया है। पंचायत एक्सटेंशन किया गया है 6th एरिया में, और वो जो ऑटोनॉमी है सेल्फ गवर्नेंस की, वो उनको दी गई है कि पंचायत यहाँ पर नहीं बनेंगी, लेकिन आप सेल्फ गवर्नेंस ही करेंगे, तो ये यहाँ पर बोला गया है। अब 6th शेड्यूल की बात करते हैं तो आर्टिकल 244 ऐसे बात करता है कि इन स्टेट के अंदर, ये जो 4 स्टेट है, इन 4 स्टेट में 6th शेड्यूल लागू होगा। गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं एरियाज़ के नाम को, जो भी डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं। ऐसे पूरे के पूरे स्टेट पे ये लागू नहीं होता है। रेदर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में ये कहीं पर भी लागू नहीं है। पर्पल एरिया ऐसा है। असम की कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये लागू है, मेघालय के कुछ पार्ट में लागू है, त्रिपुरा में ऑलमोस्ट पूरे में, मिजोरम के कुछ भागों में ये है, या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लागू होता है। जैसे मेघालय के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर खासी हिल्स ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, फिर दूसरा जांतिया हिल्स ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तीसरा गारो हिल्स है। तो ये तीनों जो हिल्स हैं, खासी यहाँ पर होती है, जांतिया यहाँ पर होती है, और गारो जो हिल्स होते हैं, ये तीनों के ऊपर ही यहाँ पर क्या बनाया गया है, काउंसिल्स बनाई गई है। अब हम चलते हैं मेन जो हमारा द हिंदू के अंदर यहाँ पर आर्टिकल्स आया
हुआ है उसके ऊपर ये कहता है लद्दाख आर्टिकल 371 एंड द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को अभी तक पूरा समझने में 5th एंड 6th शेड्यूल क्या है उसको समझने के बाद में अब सवाल उठता है कि लद्दाख जो है वो 6th शेड्यूल क्यों मांग रहा है, और ये आर्टिकल 371 क्या होता है। क्या हमने अभी तक आर्टिकल 371 के बारे में कहीं पे भी 5th और 6th शेड्यूल में पढ़ा? नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये जो आर्टिकल 371 है ये एक्चुअली में 6th शेड्यूल का पार्ट तो नहीं है। तो ये क्या है, देखिए सबसे पहले तो लद्दाख कब बनता है, ज़रा हिस्ट्री में जाइए। लद्दाख जो था वो पहले जम्मू एंड कश्मीर का ही भाग होता था, लेकिन 2019 में एक एक्ट लाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जिसको बोला जाता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब ये जब एक्ट आता है तो ये जम्मू को और कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना देता है, स्टेटहुड जो उनका एक रिकॉग्नाइजेशन था उसको ले लेता है, और लद्दाख को दूसरी यूटी बना देता है। दो यूनियन टेरिटरी यहाँ पर बन जाती हैं। हम देखते हैं कि जब जम्मू कश्मीर एज ए यूटी बनता है तो जम्मू कश्मीर जो है उसके अंदर यहाँ पर लेजिस्लेचर फिर भी रहता है। अभी तक पहले सिर्फ ऐसी 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, टोटल हमें पता है कि हमारे पास 9 यूटीज़ हैं, उनमें से 2 ऐसी यूटीज़ थे जिनके पास में लेजिस्लेचर उनका होता था। एक होती थी दिल्ली और दूसरी यहाँ पर थी पौंडुचेरी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के होने के बाद में एक तीसरी जम्मू भी यहाँ पर क्या बनती है, ऐसी यूनियन टेरिटरी बन जाती है इंडिया में जिसके पास खुद का लेजिस्लेचर है, काउंसिल है। लद्दाख को ये नहीं मिलता है। लद्दाख को ये ना मिलने के कारण अब यहाँ पर जो रूल होगा लद्दाख के ऊपर वो रूल होगा गवर्नर का रूल। लेकिन लद्दाख के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ का लद्दाख का जो मोस्टली एरिया है 70 से 80% वो ट्राइबल एरिया है, ट्राइब्स यहाँ पर रहती हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर भी हमें 6th शेड्यूल दीजिए ताकि हमारी जो परंपराएँ हैं, ताकि हमारी जो रूल है, रीतियाँ हैं, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। अब ये समझने से पहले ये समझना होगा कि 6th शेड्यूल ऐसा क्या करता है कि लोग इतने ज़्यादा भीड़ में उसको मांग रहे हैं। देखिए 6th शेड्यूल जो होता है उसके अंदर ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये 2 बनती हैं, ठीक है। रीजनल काउंसिल होती है, ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, ये 2 काउंसिल बनाई जाती है। अब ये दोनों जो काउंसिल मिलती है इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं, हालांकि ये लेजिस्लेटिव नहीं है, कानून अभी तक इस तरीके से बनाती हुई दिखाई नहीं देंगी, लेकिन इनका इलेक्शन होगा, यहाँ पर बॉडीज बनेंगी और इनके पास जो पावर होगी वो पावर होगी ट्राइबल एरियाज को यहाँ पर रूल करने की या एडमिनिस्टर करने की। रूल करने का भी गलत वर्ड है, एडमिनिस्टर करने की यहाँ पर इनके पास पावर होती है। इतना हमें समझ में आ रहा है। इसमें क्या क्या पावर मिलेंगी? पावर जो होती है उसके अंदर वो कानून बना सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करना है कि जंगल के मैनेजमेंट में क्या चाहिए, उसके अलावा एग्रीकल्चर को कैसे मैनेज करना है, विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, टाउन्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, मैरिज जो होती है उसमें इनहेरिटेंस दें, किसका कितने को संपत्ति दें, वो सब के सब यहाँ पर इनको एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है। सोशल कस्टम्स क्या क्या होंगे उन सबको यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, उनके ऊपर कानून बनाए जा सकते हैं ADCs के द्वारा एंड ARCs के द्वारा। ADCs एंड ARCs जो हैं वो विलेज काउंसिल या फिर जो कोर्ट वगैरह की तरह भी काम करते हैं, उनके पास कुछ जुडिशरी पावर्स भी होती हैं। हालांकि वो डेथ पेनल्टी नहीं दे सकती हैं, लेकिन अगर गवर्नर परमिशन दे तो 5 साल तक की जो सज़ा होती है किसी को वो पनिशमेंट ये सुना सकती है और डेथ पेनल्टी भी दे सकती है इफ़ गवर्नर गिव परमिशन। अब इनके अलावा इकोनॉमिक पावर भी है इनके पास। अभी तक हम देख पाए कि इनकी जो पावर्स हैं वो काफ़ी ब्रांचेस में बटी हुई हैं, जैसे कि क्या क्या पावर्स बटी हुई हैं। लेजिस्लेटिव में इनके पावर मिली है, कानून बना सकते हैं, फिर ये जुडिशरी की भी इनके पास पावर। अब तीसरी क्या है? इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमी में क्या कर सकते हैं कि इनके पास लैंड रेवेन्यू की पावर है कि वो लैंड से जो रेवेन्यू आता है, राजस्व आता है, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये टैक्सेस को इम्पोज कर सकते हैं, किसी के ऊपर इनको टैक्स लगाने हैं। ये जो मनी लैंडिंग होती है अपने एरिया में उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं कि कैसे कितना किसको पैसा दिया है। तो ये बहुत सारी पावर्स इनके पास होती है। इनका जो मिनरल्स होता है इनके एरिया में उसको कितने को निकालना है उसके लिए लाइसेंस ये लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं कि आप लाइसेंस दीजिए हमें, या फिर लीज पे दे सकते हैं किसी ज़मीन को। तो ये बहुत ज़्यादा पावर, एक तरीके से हम इसको मिनी
स्टेट गवर्नमेंट या मिनी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो सारी की सारी पावर्स इनके पास मिल ही जाती है। इसके अलावा ये अलग से जो टोल टैक्स होते हैं उनको भी इम्पोज कर सकते हैं, कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ बनवा सकते हैं जैसे कि स्कूल्स वगैरह, मार्केट वगैरह, रोड्स वगैरह, तो ये सभी के सभी काम इनके द्वारा करवाए जा सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि ये होते हैं 6th शेड्यूल के सभी पावर्स। अगर कोई भी स्टेट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर बन रहा है, राइट। यहाँ पर जो बन भी रहा है तो वो क्या बन रहा है, एडीसीज बन रही है। क्या बन रही है, ऑटोनॉमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनॉमियस रीजनल काउंसिल। तो ये पूरे स्टेट पे नहीं, एक एक डिस्ट्रिक्ट में ये काम करती है, इस तरह से दिखाई देती है। अब हम देखते हैं 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में तो ऐसा कुछ नहीं है, इतनी ज़्यादा पावर्स उनको नहीं मिली है। डिफ्रेंशिएट भी अगर हम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर इतना ज़्यादा उनको पावर नहीं मिलती है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में ही वहीं पे भी उनको प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन कम नियमित पावर्स के द्वारा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर स्टेट है और स्टेट के अंदर क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। वहाँ पर जस्ट उनको पावर मिलती है एडवाइजरी की, कि आप क्या करो, एडवाइस कर दो गवर्नमेंट को, वो काम अपने आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है, अमित शाह यहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ऐसा तो हम लोग नहीं बना सकते हैं जो आप मांग कर रहे हो, 6th शेड्यूल में तो गवर्नमेंट आपको नहीं रखेगी, लेकिन आर्टिकल 371 के तहत आप लोगों को हम लोग क्या कर देते हैं, स्पेशल पावर दे देते हैं कुछ। अब ये स्पेशल पावर क्या है, देखिए आर्टिकल 371 से लेकर आर्टिकल 370A जो है ये बहुत सारे पार्ट में बटा हुआ है। अब आप जहाँ पे भी किसी भी आर्टिकल के पीछे ABCD ये सब लिखा देखेंगे तो समझ जाइए कि असली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो नहीं होते थे, इनको बाद में अमेंडमेंट करके रखा गया है। तो आर्टिकल 71A जो है वो यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन देता है कुछ ग्रुप्स को, कुछ स्टेट को, जो उनके रिलीजन के हिसाब से या सोशल ग्रुपिंग के हिसाब से, कि उनका धर्म क्या है, वो क्या बोलता है, उनके सोशल ग्रुप्स क्या बोल रहे हैं, तो इन सभी के आधार पे वो उनको पावर मिलती है। जैसे कि आर्टिकल 371 जो है वो प्रोटेक्शन देने को तैयार है, गवर्नमेंट बात कर रही है कि प्रोटेक्शन देंगे, तो आर्टिकल 371A के तहत यहाँ पर नागालैंड को कुछ प्रोटेक्शन मिली हुई है। अब नागालैंड को क्या प्रोटेक्शन मिली है कि नागाज जो यहाँ पर होंगे वो उनकी ज़मीन को यहाँ पर कोई भी खरीद बेच नहीं सकता है, उनकी स्टेट असेंबली भी उनकी जो लैंड है उनको नहीं ले सकती है अगर उनसे परमिशन नहीं ली गई है। तो कुछ यहाँ पर आर्टिकल 371G के तहत मिजोस को भी ऐसी ही पावर मिली हुई है मिजोरम के अंदर में, कि उन पे जो प्रोटेक्शन है वो उनको दिया जाएगा और ओनर वो अपने खुद ब खुद के रहेंगे। नागाज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी लीगल प्रैक्टिस उनके ऊपर मान्यता नहीं होगी, उनके जो सोशल कस्टम है वो अपने हिसाब से, अगर उनको किसी को बीहेड भी करना है, किसी का गला भी काटना है तो भी वो काट सकता है अगर उनके कस्टम्स के अंदर ये लिखा गया है तो। फिर हम देखते हैं कि आर्टिकल 371B यहाँ पर बात करता है, बी क्या बात कर रहा है, BNC असम के बारे में बात करता है। असम में भी यहाँ पर ये है कि जो कमिटीज़ यहाँ पर बनेंगी, लेजिस्लेटिव कमिटीज़, उनकी पावर यहाँ पर दी गई है कि वो ट्राइबल एरियाज़ में हिल्स वगैरह में से MLA को इलेक्ट करके ला सकते हैं। तो ऐसे ही स्पेशल प्रोविजंस होते हैं और यही है कि इसमें जो अमित शाह है वो बोल रहे हैं कि 80% तक का रिजर्वेशन दे दिया जाएगा लद्दाख के लोगों को। अगर वो कोई भी काम करना चाहते हैं यूटी के अंदर में तो 80% तक का उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन देगा। उनके लिए एक हील काउंसिल बना दी जाएगी जो कि किसके अंतर्गत बनाई जाएगी, आर्टिकल 371 के अंतर्गत बनाई जाएगी। तो अब देखते हैं इसमें कि उनके द्वारा ये एक्सेप्ट होता है नहीं होता है। फिर वही आर्टिकल 371 से 371J तक जो है पार्ट किसके अंदर आता है, ये 21 के अंदर आता है और ये बताता है कि 12 स्टेट में अभी तक स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। महाराष्ट्र इसमें से एक है, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। कारण क्या होता है, ताकि लोगों के कल्चर को, उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ट्राइबल लोग जहाँ पे होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको डिस्टर्ब ना करें। हम जो आगे बढ़ गए हैं वो लोग उनके लोकल लोगों को यहाँ पर डिस्टर्ब ना करें। तो यही सब यहाँ पर बात की जा रही है। ओरिजिनली ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन नहीं होते थे, लेकिन इनको अमेंडमेंट करके जब रीऑर्गेनाइजेशन करने लगे स्टेट्स का, जब उनको स्टेट हुड से हटाने लगे या यूनियन टेरिटरी हमारी जब बनती है तब इनको बनाया गया।
नेक्स्ट आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एयरलाइन डैमेज लगेज ऑफ 1 इन एवरी 2 फ्लायर सर्वे। देखिए अभी कुछ डाटा निकाला गया है यहाँ पर, और ये सर्वे जो किया गया है ये किया गया है लोकल सर्कल्स के द्वारा। 2 साल का इन्होंने डाटा लिया और उस 2 साल में से ये बताते हैं कि कैसे जो डिले होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लॉस्ट जो पैकेजेस होते हैं, बैग होते हैं, सामान होता है, वो या तो डिले हो जाता है, लेट पहुँचता है उन तक, या फिर गुम हो जाता है। अब इसमें लगभग 13,500 से ज़्यादा लोगों का इन्होंने रिस्पॉन्सेज को लिया, जिसमें से 4% ऐसे लोग हैं जिनका 2 साल के अंदर लगेज गुम हो गया है, 14% ऐसे हैं जिनका 2 बार से ज़्यादा बार ऐसा हुआ है, और 24% ऐसे हैं जिनका इन 2 सालों के अंदर एक बार में या तो गुम हुआ है सामान या फिर डिले हुआ, और 56% ऐसे हैं जिनका टाइम पे उनको मिल गया है। दूसरा हम देखते हैं कि लास्ट 2 साल के अंदर जो ट्रैवल है उनको डैमेज कितना हुआ है, उनके बैग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो जाते हैं। अब ये डैमेजेस 7% ऐसे लोग हैं जिनका 4 से ज़्यादा बार उनके जो बैग उनको सामान दिया गया है वो एक्चुअली में ख़राब कर दिया गया है, डैमेज कर दिया गया है। 5% ऐसे हैं जिनका 3 से ज़्यादा बार ऐसा हुआ है 2 साल में। 14% ऐसे हैं जिनका 2 से ज़्यादा बार हुआ है। 24% ऐसे हैं जिनका 1 से ज़्यादा बार ऐसा हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स हैं जिनका सामान डिले हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, और उनको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है। तो 10% ऐसे हैं जिनका रिस्पॉन्स ठीक दिया गया है, बहुत अच्छा दिया गया है। 27% को गुड मिला है कि ठीक है एयरलाइन आपको आपका सामान डिले हुआ या कुछ भी मिला है तो वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। 31% ने ऐसा बोला है कि एवरेज रिस्पॉन्स था, 12% बोलते हैं बहुत पुअर था, और पैथेटिक्स था, बोल ही नहीं सकते। तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें बस यही समझना है कि सर्वे के अंदर 41,000 एयरलाइन पैसेंजर का यहाँ पर 303 डिस्ट्रिक्ट में से किया गया, और इसमें अलग अलग टीयर्स भी रखे गए थे, टीयर 1 एरियाज, टीयर 2 एरिया, टीयर 3 एरिया, टीयर 4 एरिया, इन सभी टीयर्स के लोगों को इस्तेमाल इनमें से किया गया था, लिया गया था, और उनके अकॉर्डिंग यही पता चलता है कि हर 2 में से 1 का लगेज हमेशा ही यहाँ पे क्या होता है, डैमेज हो ही रहा है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। ये ऐसे आंकड़े होते हैं, पता होना चाहिए, इनके ऊपर काम होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है महाराष्ट्र लेटेस्ट मराठा कोटा लो। देखिए क्या हो रहा है, 20 फरवरी का वो दिन था जब महाराष्ट्र की असेंबली के द्वारा 10% रिजर्वेशन यहाँ पर मराठास को दे दिया गया, और वो खुश भी हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं मुंबई के अंदर जब मराठा रिजर्वेशन बिल इनको मिलता है 20 फरवरी को। लेकिन अब ये मिलने के बाद भी कुछ ऐसे मराठा लीडर्स हैं जो इससे संतुष्ट नहीं हुए। बहुत टाइम से ये लोग क्या कर रहे हैं कि डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन का, खास करके ओबीसी जो होते हैं उनके अंदर, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ये रिजर्वेशन मांग रहे हैं। क्या इनकी हिस्ट्री है, क्यों इनके लीडर इससे खुश नहीं हुए, और क्यों अभी भी जो मराठा रिजर्वेशन की बातें हैं वो लगातार प्रोटेस्ट अभी भी बना हुआ है, कारण क्या है उसका चलिए समझते हैं। अब जो मांग थी उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि मराठास की एक्चुअली में 2 कास्ट है। एक कास्ट यहाँ पर होती है कुंभी कास्ट, जिसको ओबीसी के अंदर या एक रिजर्वेशन के अंदर रखा गया है। अदर है जो दूसरे जनरल मराठास हैं। ये जो जनरल मराठा है इनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला था। 20 फरवरी 2024 को इनको रिजर्वेशन दिया जाता है अलग से 10% का, उससे ये लोग खुश नहीं हैं। क्यों नहीं है चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जब ये डिमांड आई थी ना महाराष्ट्र के अंदर, तो ये डिमांड सबसे पहले उठी थी आज से 10 साल पहले 2014 के अंदर, और 2014 में एक कमेटी बैठाई गई थी जो कि नॉन स्टेटरी कमेटी थी, जिसमें जो वेटरन लीडर नारायण राणे ने उन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करवाई थी कांग्रेस को, जो कि डेमोक्रेटिक उस टाइम पे गवर्नमेंट बनाए हुए थी। और उन्होंने उस रिपोर्ट में बताया था कि लगभग महाराष्ट्र के अंदर 32% मराठा लोग हैं, और उनकी जो स्टेट है इकोनॉमी के अंदर खास करके वो काफ़ी अच्छी नहीं है, ख़राब है, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बुरी है, और उनको यहाँ पर क्या दे देना चाहिए, रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए। उसके बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे भी देती है, लेकिन उसी के तुरंत बाद यहाँ पर जो हाई कोर्ट था, मुंबई हाई कोर्ट, वो इस रिजर्वेशन पे स्टे ऑर्डर लगा देता है। फिर टाइम आगे बढ़ता है, 2018 में जो कमीशन है वो यहाँ पर 12%, एक अलग कमीशन बिठाया जाता है जो कि कहता है कि 12% यहाँ पर जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर मराठास को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और 13% जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, नौकरी जो मिलती है लोगों को, उसके अंदर भी आरक्षण दिया जाना चाहिए।
इसी के बाद में ये 15 नवंबर को आता है और 30 नवंबर 2018 को जो एक एक्ट लेके आती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जिसको जाना जाता है महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट। इसके तहत मराठास को 16% एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में ओवरऑल दे दिया जाता है। मांग कितने की हुई थी? लगभग यहाँ पर 25% की हुई थी, लेकिन 16% उनको दोनों ही कैटेगरी में दिया जाता है। इसके बाद में अगेन 2021 में क्या होता है कि ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर 5 जजेस का बेंच बैठता है जशरी लखमनाथ पटेल वर्सेस चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का, और वो जो कमीशन की रिपोर्ट यहाँ पर आई थी उसको मना कर देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं कि नहीं ये ठीक, कोई आंकड़े ठीक नहीं है। और महाराष्ट्र के अंदर अभी भी मराठास ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन के अंदर है। सोशली वो लोग बिल्कुल भी बैकवर्ड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट नहीं लगते हैं। दूसरी बात थी कि यहाँ पर जो 50% का कोटा रखा गया है कि ओवरऑल आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं देंगे, और वो भी किसके द्वारा रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सभा में केस के अंदर ये गाइडलाइंस बनाई थी, और उसी में वो कहते हैं कि 50% से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप लोग रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करवा सकते, वो भी इसमें ब्रीच कर दिया गया था। आज के समय में बताएं तो महाराष्ट्र में ऑलरेडी आज 52% रिजर्वेशन है। किस तरीके से है? आज 2024 में शेड्यूल्ड कास्ट को यहाँ पर लगभग 13% का रिजर्वेशन मिला हुआ है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यहाँ पर 7% का रिजर्वेशन है, ओबीसीज को 19% रिजर्वेशन है। उसके अलावा एक यहाँ पर है विमुक्ता जाति जिसको 3% का रिजर्वेशन है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि नोमैडिक ट्राइब जो होते हैं, जो घुमांतु ट्राइब होती हैं कि घूमती रहती हैं एक एरिया से, तो यहाँ पर 2 कैटेगरी इनकी बनाई गई है, नोमैडिक ट्राइब बी एंड नोमैडिक ट्राइब सी, जिनको बी को मिला हुआ है यहाँ पर 3.5% और सी को मिला हुआ है 2%। इसके अलावा 10% इकोनॉमिकली EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं उनको भी देने की बातें हो रही हैं, जो कि इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन 52% ऑलरेडी यहाँ पर है, और अगर ये 10% और मिल जाता है और 10% यहाँ पर अगर मराठास को भी दिया गया है, तो ये दोनों मिलाकर EWS मराठा का तो पूरे स्टेट में 72% रिजर्वेशन काउंट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा ये रिजर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर हामी नहीं भर रहे हैं, लेकिन अभी जो रिजर्वेशन मिला है वो फिर से उस इशू यहाँ पर यही उठाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि हमें OBC के अंदर डालिए, क्योंकि हम लोग बैकवर्ड क्लासेस हैं। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानेंगे? क्या ओबीसी के अंदर अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट डाल भी देती है तो सुप्रीम कोर्ट फिर से उनको नकार नहीं देंगे? तो ये बात बिल्कुल सच है कि सुप्रीम कोर्ट इसके हक में कतई नहीं है। उन्होंने पहले ये बोला है कि मराठा जो कास्ट है वो जनरली किसी भी बुनियाद से यहाँ पर सोशली बैकवर्ड क्लास नहीं, इकोनॉमिकली वो ये बात सच है, उसको नकारा नहीं जा सकता कि इकोनॉमिकली क्या हो रहा है। यहाँ पर जो मराठास हैं वो सच में डिक्लाइन कर रहे हैं, इतने ज़्यादा सशक्त नहीं रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि एक तो लैंड से एग्रीकल्चर उनका प्रमुख जो काम होता था वो अब कम हो रहा है धीरे धीरे, और इसीलिए उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, उनका स्टेटस कम हो रहा है, पॉवर्टी उनके पास आ रही है, डिक्लाइन हो रहा है, एग्रीकल्चर इनकम का पार्टीशन हो रहा है। जो लैंड होल्डिंग रखते थे, जो खेत रखते थे, वो भी आज पार्टों में बहुत सारे में बट गई है, जिसकी वजह से इनकम इतनी ज़्यादा नहीं आ पाती। तो ये सच है, लेकिन सोशली वो बैकवर्ड नहीं है। उनको ना ही एजुकेशन पढ़ने से रोका जाता है, ना ही उनको कुछ काम करने से रोका जा सकता है। तो जनरली सोशली वो अच्छी पोजीशन के अंदर है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाई डिड गूगल डिलीट सम इंडियन ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। देखिए, प्ले स्टोर से गूगल ने कुछ यहाँ पर ऐप्स थे जिनको हटा दिया था। अब वो क्यों किया गया है, ज़रा उसके ऊपर हम आते हैं। कारण ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे ऐप हैं, इंडियन ऐप्स भी थे, अदर ऐप्स भी थे, जो कि डिजिटली जिनको ख़रीदा जाता है, या तो मान लीजिए वो पूरे लाइफ टाइम के लिए आपने ख़रीदे हैं। अगर आपने लाइफ टाइम के लिए ख़रीदे तो गूगल उनके ऊपर 10 से लेके 30% तक का अपना हिस्सा लेता है, प्लेटफॉर्म फीस लेता है। अगर आप वो मंथली लेते हो कि हम हर मंथ आपको कोई पेमेंट देंगे, तो उसमें से भी गूगल 10 से 12%, 15 से 20% का हिस्सा अपना लेता है, जो कि एक भारी इनकम पड़ जाती है जो नए ऐप बनाते हैं, ऐप डेवलपमेंट करते हैं उन लोगों के लिए। और ऐसे ही कुछ ऐप थे जो गूगल को हाई कोर्ट में भी लेकर गए थे, जैसे कि भारत मैट्रिमोनी ऐप है, तो उनको इससे नुकसान हो रहा था। लेकिन गूगल ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पर
ये सारे काम करता है, सभी पूरे के पूरे ऑल अराउंड वो अपना प्लेटफॉर्म फ़ीस लेता है। और प्लेटफॉर्म फ़ीस लेना कोई इलीगल भी नहीं है, ले लेना चाहिए। लेकिन इशू सवाल जो उठता है वो उठता है कि इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में 30% तक आप कहीं पे प्लेटफॉर्म फ़ीस ले रहे हो किसी किसी ऐप से, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐप्स के लिए नुकसान देने वाली है। एप्पल में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। और साउथ इंडिया और जो हमारी इंडिया है और साउथ कोरिया, ये दो ऐसी कंट्री हैं जो काफ़ी रेगुलेट कर रही हैं ऐसी चीज़ों को। तो जब कुछ ऐप इतना प्लेटफॉर्म फीस नहीं दे रहे थे गूगल को, तो उन्होंने उनको अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट कर दिया, हटा दिया था। हालांकि अब दोबारा से वो उनको ला रहे हैं, बड़े बड़े टेक फर्म जो है वो उनको दे रहे हैं, ये इसका एक कारण था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ट्रांसपेरेंट यट इम्पेनिट्रेबल। देखिए इम्पेनिट्रेबल का क्या मतलब होता है, ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं वो बातें एक्चुअली में हो रही है बुलेट प्रूफ ग्लास के लिए। अब ट्रांसपेरेंट आप इसके आस पार देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट है। इम्पेनिट्रेबल यानी कि आप इसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इसमें घुस के आगे नहीं जा सकते। तो ये क्या है, तो बुलेट प्रूफ ग्लासेस एक्चुअली में किस चीज़ से बनते हैं, ये एक सवाल है। प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए देख लीजिए इसमें। तो इसकी बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ है और ये बनता है सिलिकॉन नाइट्राइड से। देखिए स्टील से भी दुगनी इसमें हार्डनेस है, ज़्यादा इसमें शक्ति है सिलिकॉन नाइट्राइड को जब आप मिलाते हैं। और अगर आप फैब्रिक में आते हो, देखिए तो ग्लास बना हुआ है, लेकिन फैब्रिक जो कपड़ा होता है, वेस्ट जो पहनी जाती है बुलेट प्रूफ वेस्ट, तो वो किस चीज़ से बनती है, वो बनती है हैवी नाइलॉन का जो फैब्रिक होता है। नाइलॉन के जो फैब्रिक होते हैं उसको जब 16 से 24 लेयर आप एक साथ बनाकर उसको बनाएंगे, तो उसमें से कोई भी चीज़ आर पार नहीं हो पाएगी। और ज़्यादातर जो ये होती है उसमें 24 लेयर्स यहाँ पर होती है, जिसको आप इजीली अपने कपड़ों के नीचे पहन सकते हो, किसी को नोटिस भी नहीं होगा कि आपने ऐसा कुछ पहना हुआ है। फुल टोर्सो भी आता है कि आप पूरा का पूरा जो आपका धड़ होता है उसके इसमें पूरा का पूरा पहन सकते हो कि अगर कोई बुलेट चलाए भी तो आप उससे सेफ रह सकते हो। ऐसा ही ग्लास है कि इसका जो फ्रंट है वो गोली चलने से, बुलेट चलने से ज़रूर ब्रेक डाउन होगा, लेकिन ये इसके आर पार नहीं जा पाएगा। ये होता है बुलेट प्रूफ ग्लास जो कि बनता है यहाँ पर सिलिकॉन नाइट्राइड से। नेक्स्ट हमारा है हैव इंडिया हेल्थ केयर सेंटर रियली कोलैप्स। देखिए ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि रीएवैल्यूएट करना है इंडिया के हेल्थ सेंटर्स को। कुछ ऐसे कोलैप्स हैं जो हमेशा लगाए जाते हैं, यहाँ पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। स्ट्रगल क्या है, प्रोग्रेस क्या होगा, इन सब पे हम बात करते हैं। तो प्रिवलिंग कुछ नैरेटिव है कि इंडिया का हेल्थ सेंटर वो बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रेंथ भी है इंडिया की और कुछ वीकनेसेस भी हैं। जैसे स्ट्रेंथ क्या है कि अगर ये हेल्थ केयर सिस्टम, खास करके गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो अगर धीरे धीरे गिर रहा है, ख़त्म हो रहा है, ये बात गलत है, क्योंकि पिछले 10 सालों से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जरूर दिखाई दिया है। हालांकि वो कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनसे, तो वो कमज़ोर ही है, लेकिन स्टिल अभी भी वो इम्प्रूव कर रहा है अपनी कंडीशन में वहाँ पर। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ केयर जो उनके रिलायंस कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में ड्रग्स की बात हो, ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। स्टडीज़ दिखा रही हैं फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट है, सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट है। जो पेशेंट यूटिलाइजेशन हो रहा है 2 दशकों से, लगभग पिछले 20 सालों से पेशेंट जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं उन सभी चीज़ों में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है। इसी का एग्जाम्पल दिया गया है हिमाचल प्रदेश को, जहाँ पर जो फंक्शनिंग सेंटर हैं छत्तीसगढ़ वगैरह के अंदर वो बहुत अच्छे से लीड कर रही हैं। छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट में बहुत ज़्यादा रेडिकल एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत स्पीड से जो हेल्थ केयर है वो अलग अलग गाँव में, शहरों तक पहुँच रहा है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है जैसे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये कुछ ऐसे मिशन है जिनके तहत यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर खर्चा किया जा रहा है हेल्थ के ऊपर, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, या फिर आयुष्मान भारत जैसे कुछ नेशनल मिशन हमारे हैं जो इस चीज़ में इनका इम्प्रूव करने में भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा कोविड-19 में भी इन्होंने एक काफ़ी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में बूस्टिंग रोल निभाया, यहाँ पर लोगों को रखा जाता था। और यही है कि परसुएट डेवलपमेंट की तरफ अभी हम लोग चल रहे हैं। इंडिया का जो हेल्थ सेंटर है उसमें अभी भी उम्मीद है, होप है कि सिस्टमेटिक चैलेंज को हम ध्यान में रखते हुए, कुछ अभी भी इश्यूज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए, अगर यूनियन सेंटर यहाँ पर मेजर सपोर्ट करती है तो सक्सेसफुली हम इंडिया का जो हेल्थ केयर है स्टैंडर्ड जो है उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा AI हैज़ अ बिग एंड ग्रोइंग कार्बन फुटप्रिंट बट एल्गोरिदम कैन हेल्प। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में,
और कह रही है कि GPT जो है उसको ट्रेन करने के लिए उसका जो थी था यहाँ पर लगभग 502 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन लगा है। क्यों लग रहा है? अगर आप 502 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन को देखेंगे तो इतने में अगर आप पूरे साल बिना रुके 112 पेट्रोल की कार को चलाते रहेंगे एक साल के लिए, तो ये उतना कार्बन प्रोड्यूस करेगा जितना अकेला GPT के जो 3 है उसके सिस्टम को ट्रेनिंग देने में लगा है। इसके अलावा जो GPT-3 आगे और बढ़ाया जा रहा है तो उसमें भी 8.4 टन ऑफ कार्बन और ज़्यादा निकल जाता है, क्योंकि उसका इंटरफेरेंस आता है वो जैसे जैसे काम करता है वैसे। अब इसके क्या कारण है? क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा एडवांस है, इनके जो हमारी AI निकल कर आ रही है उसमें पोटेंशियल है कि वो प्रॉब्लम्स को एडवांस तरीके से सोल्व कर सकता है। इसी वजह से इनमें जितनी भी प्रॉब्लम को ये सोल्व करता है उससे पहले उस सारे डाटा को फेड किया जाता है, ताकि अलग अलग कंडीशन में जो भी सवाल पूछा जाए उसका ये जवाब ले सके, अलग अलग लैंग्वेजेस में ये जवाब दे सके। बहुत सारे यहाँ पर सिस्टम्स होते हैं, डेसिमल के अंदर इसकी जो लैंग्वेज है उसको डाला जाता है ताकि बिल्कुल एक्यूरेट ये सवालों का जवाब यहाँ पर निकाल सके, सिचुएशन को समझ सके। और अभी तो सोरा जैसी जो OpenAI के द्वारा प्लेटफॉर्म्स है वो भी आ रहे हैं जो और ज़्यादा इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट करेंगे। इसमें से हमारे लिए जानना सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है ANN। देखिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है उसमें इसको बताया गया है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया जाता है तो लाइफ जो होती है AI की कि कितने समय तक कोई AI काम करेगी, लाइफ टाइम, वो 2 चीज़ों पे निर्धारित है। पहला तो होता है ट्रेनिंग पे कि उसकी ट्रेनिंग कैसे आपने करवाई है, और दूसरा होता है उसके इंटरफेस पे कि ट्रेनिंग होने के बाद अब वो काम जो कर रहे हो आप उसको अपलोड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो। तो देखिए जो ट्रेनिंग होती है वो करवाई जा रही है ANN के द्वारा। अब ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है ह्यूमन ब्रेन से। कैसे प्रभावित है? क्योंकि ये है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमें पता है कि ह्यूमन ब्रेन में होते हैं और ये मिलियंस बिलियंस की संख्या में है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये ऐसे ऐसे जाएंगे और एक दूसरे से टकरा जाएंगे। जब एक न्यूरॉन दूसरे से टकराता है तो छोटा सा ह्यूमन ब्रेन में एक इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है, जो कि हम बहुत छोटा होता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता है। ये जो इलेक्ट्रिक शॉक है ये होता है इन्फॉर्मेशन का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में देना। ये क्या हो रहा है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को यहाँ पर आ रहा है, टकरा रहा है, और यही इसी इन्फॉर्मेशन के तहत हमारा पूरे बॉडी में जो न्यूरॉन सिस्टम है वो बना हुआ और हमारे माइंड तक हर इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। इसी के ऊपर AI का भी बनाया गया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यानी ये आर्टिफिशियल है क्योंकि कृत्रिम है, बनाया गया है, कभी से नेचुरल था नहीं, और न्यूरल इनको बोला जा रहा है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे को इलेक्ट्रिक शॉक देंगे जब मिलिंग इन्फॉर्मेशन देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के जब ये जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के सहारे से ही जो इन्फॉर्मेशन है उसको डेसिमल्स के अंदर लेकर समझ लेंगे। तो ये न्यूरल सिस्टम जो बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल, ये अलग अलग न्यूरॉन है ह्यूमन माइंड की तरह, उनमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, वो एक दूसरे से टकराते हैं, वो फिर यहाँ पर आने के बाद में आंसर गैदर करते हैं। ये बनाया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। अब इसमें क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। ANN एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप बहुत समय तक ट्रेन करेंगे, और ट्रेन करने के बाद में इसमें अलग अलग फेज़ है, जैसे कि एक होता है L1, दूसरा होता है L2। L1 के अकॉर्डिंग जब भी आप ये ट्रेनिंग करेंगे तो ये एक ही बार की ट्रेनिंग होगी, और अगर आप में इसमें कुछ नया डालना है, कुछ भी आपको न्यू डालना है, तो आपको स्क्रैच से, जीरो से इसको दोबारा बदलना पड़ेगा। लेकिन L2 क्या होता है? L2 का मतलब होता है कि अब आपने इसमें एक सिस्टम बनाया, उसको बना के छोड़ दिया, अब वो खुद ही अपने आप को अपडेट कर रहा है, खुद ही सेल्फ लर्निंग की उसमें कैपेसिटी है, उसको कभी भी जीरो से दोबारा बनाना नहीं पड़ता है। ये होता है L2। तो यहीं पे आज के जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी, न्यूज़पेपर थे, वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं। और थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर मेरे साथ बना हुआ है, थैंक यू सो मच। और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था जानना, इसको आप प्रीलिम्स के लिए खासकर याद रखिएगा इस आर्टिकल को। एंड हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे और हौसला मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। थैंक यू।